मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी? आशा आप सभी अच्छे होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्थानीय स्वशासन के बारे में, कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जो विकास है किस किस प्रकार से हुआ है। ये स्थानीय स्वशासन को पंचायती राज भी कहा जाता है, कि पंचायती राज का विकास भारत में किस प्रकार से हुआ है। इसको हम दो भागों में बांटेंगे, स्वतंत्रता से पहले स्थानीय स्वशासन का विकास तथा स्वतंत्रता के बाद स्थानीय स्वशासन का विकास। क्यों? क्योंकि जो स्थानीय स्वशासन है उसका स्वरूप चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन ये स्थानीय स्वशासन का स्वरूप है जो किसी न किसी रूप में बहुत प्राचीन काल से इसके देखने को मिलता है। कुछ खास है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, अब तक है जहां में नामो निशान हमारा। ये अगर हम कहें स्थानीय स्वशासन के बारे में तो कोई गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सभ्यताओं के बाद सभ्यताएं आई है, इतने सारे परिवर्तन हुए हैं, क्रांतियां हुई हैं, अनेकों बार भारत के जो मानचित्र में बदलाव आया है, लेकिन फिर भी जो स्थानीय स्वशासन का रूप है वो किसी न किसी रूप में एज इट इज मतलब रहा है। 300 ईस्वी पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता थी, उसमें सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। उसमें स्थानीय स्वशासन के हमें दर्शन मिलते हैं कि जो नगर का प्रबंध किसके द्वारा किया जाता था, कैसे किया जाता था। तब उनको क्या कहा जाता था? ग्रामीण सरकार उन्हें कहा जाता था। उसके बाद हिंदू काल में स्थानीय स्वशासन, हिंदू काल में मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल था जो, उसमें भी स्थानीय स्वशासन के दर्शन देखने को मिलते हैं। उसमें स्थानीय कार्यों का प्रबंध करने के लिए ऊर तथा सभा समितियां होती थी जो स्थानीय कार्यों का प्रबंध करती थी। कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया है वो क्या है? अर्थशास्त्र जो पुस्तक है कौटिल्य द्वारा रचित है वो प्रशासन पर लिखी गई पुस्तक है, इकोनॉमिक्स पर लिखी गई पुस्तक नहीं है। तो उसमें भी जो मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा गया है कि उस समय किस किस प्रकार की व्यवस्था होती थी। उसमें जो स्थानिक होते हैं, गोप होते हैं, उनका मतलब उनके कार्यों का वर्णन किया गया है। और मुस्लिम काल में उसके बाद जो है मुसलमान भारत में आए, उनका कार्य क्या था? उनका मतलब उद्देश्य था भारत की जो धन दौलत को लूट कर ले जाना, लेकिन वो वहां पर रहे और उन्होंने स्थानीय वहां पर भी क्या है स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं थी उनकी तरफ उनका जो ध्यान था ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी उस टाइम भी क्या था? स्थानीय स्वशासन का स्वरूप था। जो अकबर का दरबारी कवि था अबुल फजल, उसने आईने कुबरी लिखी है, उसने क्या है कोतवाल के कार्यों का वर्णन किया गया है। उस टाइम पे ये जो मुकद्दम होता था वो गांव की क्या करता था? गांव की देखभाल करता था। उसके बाद आता है ब्रिटिश काल में स्थानीय स्वशासन। इसके बाद भारत में क्या है? अंग्रेजों का शासन हो गया था। और जो आज का जो स्थानीय स्वशासन है हम ये कह सकते हैं ब्रिटिश शासन की ही देन है। इसको हम 4 भागों में बांटते हैं। प्रथम चरण 1687 से 1881 तक है प्रथम चरण। इसमें क्या हुआ था ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चरण में सबसे पहले 1687 में क्या हुआ था? मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई थी। सबसे पहले इतनी बार ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई थी तथा किस नगर निगम की स्थापना की गई थी? तो किसकी की गई थी? मद्रास नगर निगम की स्थापना की गई थी 1687 में। उसके बाद आया है इसी काल की बात कर रहे हैं हम, इस चरण की बात कर रहे हैं प्रथम की। इसी में 1793 में चार्टर एक्ट पास किया गया था। इसके द्वारा जो 3 प्रेसिडेंसी होती थी उस समय, मद्रास, मुंबई और कलकत्ता, इनकी जो व्यवस्था देखने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी इस एक्ट के द्वारा। और जो 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा क्या था? जो इन 3 प्रेसिडेंसियों से अलग भी नगरों में वार्ड समितियों की व्यवस्था की गई थी। और इसी चरण में 1870 में लॉर्ड मेयो ने स्थानीय स्वशासन के लिए एक प्रस्ताव मतलब पेश किया था कि जिससे स्थानीय स्वशासन को क्या मिले? मजबूती मिले। तो ये तो था प्रथम चरण। उसके बाद था द्वितीय चरण। द्वितीय चरण 1882 से 1919 तक का जो चरण है उसको द्वितीय चरण कहेंगे। इसमें क्या हुआ था? इस समय जो भारत के वायसराय थे कौन थे? लॉर्ड रिपन वायसराय थे, और इन्होंने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था किसके लिए? स्थानीय स्वशासन के लिए। और उस प्रस्ताव को क्या है जो स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है उसको। क्यों? क्योंकि इस प्रस्ताव के कारण ही लॉर्ड रिपन को भारतीय स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है? पिता भी इनको
कहा जाता है? स्थानीय, ये भी क्वेश्चन आता है कई बार कि स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का पिता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इन्होंने जो प्रस्ताव दिया था उसमें इन्होंने सुझाव दिया था कि स्थानीय स्वशासन का लोगों में प्रचार किया जाना चाहिए, स्थानीय स्वशासन की शिक्षा का लोगों में प्रचार किया जाना चाहिए, स्थानीय संस्थाओं का निर्माण किया जाना चाहिए जिसमें क्या है, जो चुने हुए लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होने चाहिए और जो सरकारी सदस्य हैं उनका बहुत ही कम उसमें मतलब प्रतिनिधित्व होना चाहिए। 19 इसी चरण में 1907 में क्या है, शाही आयोग, जो पहले वाली व्यवस्था है उसको देखने के लिए रॉयल कमीशन या शाही आयोग का गठन किया गया था 1907 में, और 1909 में इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जो कमियां थी उन्होंने बताई हैं और कुछ सुझाव दिए थे इन्होंने स्थानीय स्वशासन का विकास करने के लिए, कि जो नगरों में भी नगर पालिकाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए और नगरों में जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से किए जाने चाहिए और जो अध्यक्ष है, नगर का अध्यक्ष है, उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाना चाहिए। मतलब इन्होंने ये कई प्रकार के सुझाव दिए थे। तो ये था दूसरा चरण। उसके बाद आता है तृतीय चरण 1919 से 1935 तक। तृतीय चरण में की क्या विशेषता रही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 इस चरण में मतलब प्रस्तुत किया गया। इसको इसके द्वारा क्या किया गया था? द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। जो पंचायतों का जो विषय था, स्थानीय स्वशासन का विषय था, वो किसको दे दिया गया था? भारतीय जो मंत्री होते थे उनको दे दिया गया था और इस कारण ये विषय क्या है, प्रांतीय विषयों में आ गया था। तो प्रांतों को शक्ति थी कि वो अपने अपने राज्यों में मतलब क्या है, स्थानीय स्वशासन का विकास कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या हुआ, प्रांतीय विषय होने के कारण सभी प्रांतों में इसका क्या है, अलग अलग स्वरूप हो गया, एकता इसमें नहीं रही। उसके बाद है चतुर्थ चरण 1935 से 1947 तक का जो चरण है। चतुर्थ चरण में क्या हुआ था? इसमें जो भारत सरकार अधिनियम 1935 बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इस पर अलग से भी वीडियो बनाई जा सकती है, बहुत लंबा है ये। इसमें क्या हुआ था? जो प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई थी और द्वैध शासन प्रणाली को हटा दिया गया था इसमें, जो 1919 का अधिनियम था, और इसमें जो द्वैध शासन प्रणाली इसको समाप्त कर दिया गया था और प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी, मतलब प्रांतों को और अधिकार इसमें दिए गए थे। तो ये तो था जो स्वतंत्रता से पहले। स्वतंत्रता से पहले की जो स्थानीय स्वशासन है उसका स्वरूप कैसा था, उसका विकास किस किस प्रकार से हुआ है। अब हम करेंगे कि स्वतंत्रता के बाद से अब तक स्थानीय स्वशासन का विकास कैसे कैसे हुआ है। स्वतंत्रता के बाद जो स्थानीय स्वशासन का विकास था उसमें सबसे पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम का गठन किया गया था 1952 में। ये गांधी जी का सपना था कि जो समुदाय के लिए एक मिलकर कार्य किया जाए, लेकिन लोगों की अज्ञानता के कारण, अधिक शक्ति न मिलने के कारण यह कार्यक्रम ज्यादा सफल नहीं हुआ था। उसके बाद बलवंत राय मेहता समिति, जो ये समितियां हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन समितियों के बारे में क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो बलवंत राय मेहता समिति थी 1957 में इस समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने ये अप्रोच की थी, मतलब ये सिफारिशें की थी और इसी समिति की सिफारिशों के आधार पर सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज प्रणाली लागू की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि जो पंचायती राज प्रणाली है सबसे पहले कहां पर लागू हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में, और किसकी सिफारिश पर? जो बलवंत राय मेहता समिति थी उसकी सिफारिश पर ये लागू हुई थी। बाद में महाराष्ट्र में लागू हुआ था पंचायती राज। इसने जो अप्रोच की थी क्या थी कि 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली होनी चाहिए। बलवंत राय मेहता समिति की फर्स्ट ये जो सिफारिश थी कि 3 स्तरीय पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, प्रणाली होनी चाहिए। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए। प्रत्यक्ष चुनाव करवाए जाने चाहिए कि जो पंचायतों के जो चुनाव होते हैं संस्थाओं के प्रत्यक्ष होने चाहिए, और जिलाधीश को जिला परिषद का क्या है, स्थायी अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। लेकिन उसकी ये सभी सिफारिशें लागू नहीं की गई। उसके बाद आई अशोक मेहता समिति 1977 में ये बनी थी। जो अशोक मेहता इस समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। इनकी जो
सिफारिशें थी वो कौन कौन सी थी? इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का गठन किया था। इन्होंने क्या था, त्रिस्तरीय जो पंचायती राज सिस्टम था उसके स्थान पर सिर्फ 2 ही स्तर इन्होंने बताए थे। द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का था ग्राम पंचायत और जिला स्तर पर। ब्लॉक समितियों को इन्होंने हटा दिया था। पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक भागीदारी होनी चाहिए। इनकी जो अशोक मेहता समिति थी इसकी सिफारिश थी कि जो पंचायतों के चुनाव होते हैं उनमें भी जो राजनीतिक दल है उनकी भागीदारी होनी चाहिए। न्याय पंचायतों को पंचायती निकाय से अलग रखना चाहिए। जो न्याय पंचायतें होती हैं इनका मानना था कि जो न्याय पंचायतें होती हैं उनको पंचायती राज निकायों से अलग करना चाहिए और उनमें जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है मतलब वो पंचायतों से अलग ही होनी चाहिए। न्याय करने वाली पंचायतें अलग होनी चाहिए, इनका मानना था। जो मुख्य चुनाव आयुक्त की सहायता से पंचायतों के चुनाव करवाने चाहिए। जो मुख्य चुनाव अधिकारी होता है वो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, उसकी सहायता से पंचायतों के चुनाव करवाए। विकास कार्य जिला परिषदों को सौंपना चाहिए। मतलब क्या था कि इनकी ये सिफारिशें थी। उसके बाद कौन सी समिति थी? GV.K. राव समिति का गठन किया गया 1985 में। इस समिति की कौन कौन सी सिफारिशें थी? इसमें था नियोजन और विकास कार्यों में क्या है, जिला परिषद की भूमिका होनी चाहिए कि जो नियोजन और विकास कार्य होते हैं उसमें जिला परिषद की भूमिका महत्वपूर्ण होनी चाहिए। जिला विकास आयुक्त का पद सृजित किया जाना चाहिए। इस समिति ने सिफारिश की थी सबसे पहले कि जिला विकास आयुक्त का पद क्या है, गठित किया जाना चाहिए, सृजित किया जाना चाहिए, उसके पद का मतलब निर्माण किया जाना चाहिए। नियमित चुनाव होने चाहिए। जो पंचायतों के चुनाव है या पंचायती राज संस्थाएं हैं जो भी इनके चुनाव क्या है, नियमित होने चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले जो चुनाव थे इनके नियमित नहीं होते थे। किसी राज्य में 1 साल में हो रहे हैं, 2 साल में हो रहे हैं, किसी में 3 में, मतलब उनके नियमित नहीं होते थे। LM सिंघवी समिति 1986। इस समिति ये भी बहुत इंपॉर्टेंट समिति है। इस समिति के कारण ही क्या है, जो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला है। इस समिति की जो ML सिंघवी समिति है इसकी सिफारिशों के आधार पर ही पंचायती राज संस्थाओं को क्या है, संवैधानिक दर्जा दिया गया है। कई गांव के समूहों के लिए न्याय पंचायतें होनी चाहिए। इस समिति ने ये सिफारिशें की थी। और पंचायतों के पास अधिक से अधिक वित्तीय संसाधन होने चाहिए। मतलब पंचायतों को अपने कार्य करने के लिए टैक्स वगैरह लगाने की शक्ति उनके पास होनी चाहिए ताकि उनके मतलब वित्तीय साधन बढ़े। उसके बाद हुआ था 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 में। किसके द्वारा? ML सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पर क्या था, 64वां संवैधानिक संशोधन बिल पेश किया था। मतलब उसी के बेस पर आगे, उस टाइम तो वो लागू नहीं हुआ था लेकिन बाद में फिर उसको प्रस्तुत किया गया। तो उसके बाद क्या है, संवैधानिक संशोधन ये लागू हो गया था और जो पंचायतें थी उनको संविधान में उनको मतलब जगह मिल गई थी, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। अब और 74वां जो संवैधानिक संशोधन है उसके द्वारा जो नगरीय स्थानीय संस्थाएं हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो जो ये विकास था ये था स्वतंत्रता के बाद स्थानीय स्वशासन का विकास, और जो पहले था वो स्वतंत्रता से पहले का स्थानीय स्वशासन का विकास। आशा आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।